हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है दोस्तों, हम परिचय और परिचय की जरूरत, हम परिचय में टाइम खराब नहीं करेंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, शॉर्ट्स नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे जो एग्जाम तक, यानी कि एग्जाम के 5-7 दिन पहले रिवाइज कर सको। हर सैटरडे संडे ट्यूशन सोल्व करेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। आप जुड़े रहिए। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें हम पहला चैप्टर जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां है वो पढ़ रहे हैं। हम चालू मतलब पढ़ रहे हैं अभी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? प्रमुख चुनौतियां, 2 बातों पर सबकी सहमति, और फिर विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास, और फिर परिणाम, जो बहुत भयंकर परिणाम थे वो। फिर जो सबसे बड़ी थी, जो पहली जो चुनौती थी, राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि पहली जगह जो सबसे बड़ी चुनौती थी को बनाए रखना, या राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। यानी कि राष्ट्रीय एकता, यानी कि भारत विविधता वाला देश था, इसलिए सबसे पहली चुनौती, फर्स्ट चुनौती ये थी कि एकता, सभी मतलब अखंड भारत का निर्माण हो। तो उनमें सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो देशी रियासतों का विलय करना भारत संघ में। यानी कि हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश शासन 2 भागों में बटा हुआ था। पहला ब्रिटिश प्रांत, जिनमें डायरेक्ट अंग्रेज हुए या ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था, और देशी रियासतों में, यानी कि जो देशी रियासतें थी, कितनी थी उस टाइम में, हमने पढ़ा था 562। अब इनका एकीकरण करना, तो लगभग रियासतों ने 15 अगस्त 1947 से पहले ही हस्ताक्षर कर दिए। अब उस जो हस्ताक्षर या सहमति पत्र था, उसको क्या कहा था? ये वर्ड मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये वर्ड आपको रटना है ऑब्जेक्टिव के लिए और वन लाइनर क्वेश्चन के लिए। और एक भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्टी विद डेस्टिनी क्या है? इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर करते हैं क्या है। तो ये है भाषण। इसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब दिया गया? 14-15 अगस्त मिडनाइट को। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। तो ये 4-5 क्वेश्चन बन रहे थे। तो हमने उस टाइम में जब 15 अगस्त 1947 से पहले जिन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लगभग रियासतों ने कर दिए थे, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, ये अपवाद थे, इन्होंने सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो जो सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस कार्य के लिए नियुक्त किया, उन्होंने कहीं पर जोर आजमाइश की,
कहीं पे आंख दिखाई, कहीं पे नरमाई से पेश आए, सबको मिला लिया। लेकिन ये 4 रियासतें थी जो अभी भी विलय से बाहर थी। अब हम पहली रियासत, जो इस चैप्टर में हम 2 रियासतों के विलय के बारे में पढ़ेंगे, हैदराबाद और मणिपुर, और अगले चैप्टर में जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। तो हैदराबाद की स्थिति उस टाइम में देखें हम, हैदराबाद की जो स्थिति थी, जैसे मान लो ये भारत है, तो इसकी मिड में थी, यहाँ साउथ यानी कि मिड में, और यहाँ का शासक कौन था? निजाम। तो ये अलग स्वतंत्र, हमने पढ़ा था कि अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पहली रियासत थी त्रावणकोर और दूसरी थी हैदराबाद। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि बार बार आपके सामने आए तो आपको याद हो जाए। तो ये हैदराबाद थी, ये मिड में थी, नीचे, यानी कि हैदराबाद की वर्तमान स्थिति देखें तो महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ हिस्से, यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना कुछ, और बाकी सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से था। तो ये अलग स्वतंत्रता की मांग करने लगा। तो भारत में एक मिड में पहली बार तो पाकिस्तान का विभाजन हो गया, दूसरा जो मिड में चारों तरफ भारतीय संघ की सीमाओं से घिरा हुआ है, वो भी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो एक बीच में नए पाकिस्तान की स्थिति पैदा हो गई कि ये अगर बीच में था तो ये नए पाकिस्तान की स्थिति पैदा हो गई, तो इस पर एक्शन लिया गया। अब देखो यहाँ पे है वर्तमान स्थिति, क्योंकि कभी कभी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्तमान स्थिति या वर्तमान में कहां पर स्थित था, तो महाराष्ट्र कर्नाटक का कुछ हिस्सा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बाकी से सबसे बड़ी रियासत थी। पहली चीज, सबसे बड़ी रियासत थी, तभी तो इन्होंने इतना झमेला किया, सबसे बड़ी रियासत थी। और वहां के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम, यानी कि वहां के शासक को निजाम कहा जाता था जो स्वतंत्र रहना चाहता था। अब समस्या बड़ी विकट हो गई कि डायरेक्ट कार्रवाई कर नहीं सकते, और सबसे बड़ी रियासत थी जिसकी सीमा मतलब चारों तरफ हिंदुस्तान से घिरी हुई थी। अब ये जिसके चारों तरफ हिंदुस्तान की सीमा आ रही हो भारतीय संघ की, उसके बीच में एक नया पाकिस्तान खड़ा होने की कगार पे था। तो निजाम दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार थे, यानी कि ये वर्ल्ड में फेमस, दौलत के मामले में फेमस थे, बहुत दौलतमंद थे। फिर नवंबर 1947, यानी कि ये डेट याद रखना, नवंबर 1947 को भारत सरकार के साथ यह था यानी कि भारत सरकार के साथ यथास्थिति बहाल करने का एक समझौता किया। मतलब यथास्थिति समझ गए, जैसा है वैसा ही। तो वो समझौता 1 वर्ष के लिए हुआ था। इन्होंने सोचा 1 वर्ष तक कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, तो इन्होंने 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से समझौता कर लिया। अब डायरेक्ट कर नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि 1 वर्ष का तो इन्होंने समझौता कर ही रखा था। और इन्होंने सोचा निजाम ने कि 1 वर्ष में तो हमें कुछ भी और थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे तो कुछ और हो सकता है। लेकिन वहां की जनता निजाम के शासन को पसंद नहीं करती थी, तो उन्होंने रियासत में आंदोलन शुरू कर दिया। रियासत में आंदोलन शुरू हो गया। नेतृत्व किसने किया आंदोलन का? कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस ने।
इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन में किसानों और महिलाओं ने ज्यादा हिस्सा लिया। आंदोलन निजाम अपनी कोशिश में लगा हुआ था कि कैसे न कैसे कोई जुगाड़ करके हम स्वतंत्र रहे। इधर लोगों ने, जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया और फिर उनका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस ने किया। सबसे ज्यादा इसमें किसान और महिलाओं ने ज्यादा भाग लिया। आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल भेजे, किसने? निजाम ने। तो अर्धसैनिक बल भेजे किसको? किसने? निजाम ने, क्योंकि आंदोलन बहुत तेज हो गया था। तो अर्धसैनिक बल भेजे। इन अर्धसैनिक बलों को क्या कहा जाता है? रजाकार। ये वर्ड ध्यान में रखना, अर्धसैनिक बलों को रजाकार कहा जाता था। और ये रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। यानी कि सांप्रदायिक मतलब अपने धर्म के अलावा किसी को नहीं, तो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। ये गैर मुसलमानों को अपना शिकार करते थे। यानी कि निजाम भी कट्टरवादी था और उसके रजाकार, यानी कि ये वर्ड ध्यान रखना, रजाकार ये थे सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, वो गैर मुसलमान यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जो लोग थे उनको शिकार करते थे। जब ये अर्धसैनिक बल भेजे तो इन्होंने, रजाकार ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार पर उतारू हो गए। अब एक चीज है, महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाग लिया इसमें। उसका रीजन क्या था कि हैदराबाद रियासत में महिलाओं के साथ ज्यादा जुल्म हुए थे। तो इस कारण से इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत ज्यादा भाग लिया। फिर हमारी सरकार या कहे सरकार छोड़ो, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल नजर बनाए हुए थे कि उन्हें भी कि कोई ना कोई ऐसा मौका मिले जो हम मिलाने का रियासत। तो अब सरकार को एक मौका मिल गया, भाईना मिल गया। जब रजाकारों ने आंदोलनकारियों पर अत्याचार शुरू किए तो भारतीय सेना, मतलब भारत सरकार ने भारतीय सेना को वहां भेज दिया सितंबर 1948 को। और जब भारतीय सेना ने वहां भेज दिया तो भारतीय सैनिक और निजाम या रजाकार के मध्य बीच में रुक कर लड़ाई चली। रजाकारों ने या निजाम ने बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के सामने वो टिक नहीं पाए। कुछ दिन छुप के युद्ध करते रहे, बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो ये कहानी थी हैदराबाद की भारत में विलय की। तो ये ध्यान रखना, इसमें वर्तमान स्थिति, सबसे बड़ी रियासत, शासक निजाम, ये और चारों तरफ से हिंदुस्तान की वोट। निजाम दुनिया के सबसे ज्यादा दौलतमंद लोगों में शुमार थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। आंदोलन हुआ, मतलब जनता ने आंदोलन कर दिया। और रजाकार वर्ड ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर उठा सकता है। ये था, इस तरह हैदराबाद का भारत संघ में विलय हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सोचा कि मणिपुर छोटा सा है, उसका एकीकरण मतलब तो वो ज्यादा नहीं है, वो 10 मिनट का काम है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज वह है, सबसे महत्वपूर्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो डाक टिकट सहित किताब के इंडेक्स में दे रखा है। तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एकीकरण में सबसे मेन भूमिका या एक नाम आता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो एक चीज तो ये देख लो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ये उपाधि है, सरदार की उपाधि है। तो ये उपाधि उन्हें कहाँ मिली थी? तो ये उपाधि थी बारदोली किसान आंदोलन।
1928। तो बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। और 1928 में वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, यानी कि 1928 के बाद में वल्लभ भाई पटेल के आगे सरदार लगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आप भी आगे जाके कंपटीशन, क्योंकि 12th बाद में कोई ना कोई कंपटीशन देते ही रहते हैं, तो ये ध्यान रखना। एडिशनल चीज, ये फिर जन्म डेट है कि 1875 में जन्मे और 1950 तक मतलब उनका देहांत हो गया। अब है भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। और देशी रियासतों को भारत में मिलाने का महत्वपूर्ण काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये तो है, लेकिन ये ध्यान रखना उप प्रधानमंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देशी रियासतों को तो वो तो हम फट ही रहे हैं। फिर है प्रमुख समितियों के सदस्य। क्या है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस टाइम उस समय अलग अलग, जैसे संविधान अल्पसंख्यकों के लिए प्रांतीय संविधान सभा या अनेक समितियों का गठन किया गया था। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित समिति। तो उन प्रमुख समितियों में एक तो मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार समिति थी, उसके सदस्य थे। अल्पसंख्यकों के लिए समिति थी, उसके लिए भी उसमें भी ये सदस्य थे। प्रांतीय संविधान सभा, प्रांतीय संविधान मतलब जो प्रांतों का जो संविधान, उसमें भी सदस्य थे। यानी कि इन 3 जगहों पर ये महत्वपूर्ण समितियों में सदस्य थे, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों में सदस्य थे। तो ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 शख्स हैं, एक आगे आएगा तो उसका जिक्र हम आगे करेंगे। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि थी सरदार की, और 1928 में बारदोली किसान सत्याग्रह किसान आंदोलन के समय मिली थी। और भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, ये क्या है? नेहरू जी का भाषण है। कब दिया था? मिडनाइट को, 15 अगस्त को। और कहाँ दिया था? संविधान सभा के सामने। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस यानी कि सहमति पत्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम कम पढ़े लेकिन जो पढ़े वो स्ट्रोंग, यानी कि तुरंत दिमाग में आए और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आए। मेरा मकसद होता है कि आपको 1% भी ऐसा कोई भी बिंदु ना छोड़े कि फिर परेशानी हो। सब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल से जुड़िए, अच्छा लगे तो और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले। फ्री क्लास है और क्लास अपनी एग्जाम तक चलेगी। और नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स वो भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे, यानी आपको आप परफेक्ट हो जाओगे एग्जाम तक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ओके।